तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आज से हमारी काइनेमेटिक्स वाली सीरीज की बिल्कुल एकदम से शुरुआत हो रही है और काइनेमेटिक्स की ये होने वाली है बिल्कुल से पहली वीडियो, ठीक है। और एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा। जैसे कि तुम्हें पता है कोई भी टॉपिक मैं बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करता हूं, ऐसा मानकर कि मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं आता। और हम कहां तक ले जाएंगे चर्चा को? हम चर्चा को ले जाएंगे बिल्कुल जेईई एडवांस तक के एकदम, है ना। बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है। और कम से कम भी नहीं तो 15 या तो हो सकता है कि 20 लेक्चर लगभग काइनेमेटिक्स के हो जाएं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग, कोई लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो नाना करके भी आई थिंक 15 से 20 लेक्चर लगभग हो जाएंगे, जिसमें मैं रिलेटिव वेलोसिटी 1D 2D सब कुछ कवर कर दूंगा। इसके अलावा हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। और जानते हो प्रोजेक्टाइल के बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं भाई साहब। अगर हम जेईई एडवांस लेवल तक अगर प्रोजेक्टाइल को कवर करना चाहें तो बहुत सारे सवाल बनेंगे और हर एक वैरायटी के सवाल मैं आप लोगों के चैनल के ऊपर कराऊंगा। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर रहने वाला है ना, आज का लेक्चर रहने वाला है बिल्कुल एकदम बेसिक, है ना, बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है। परंतु आज का जो बेसिक लेक्चर होगा ना, इसमें आप लोग सीखोगे बहुत कुछ। कंसेप्ट बिल्डिंग जो होगी ना, वो आपकी आज ही से शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मिथ्स हमारे दिमाग में होंगे, उन मिथ्स को भी मैं आज तोड़ने का प्रयास करूंगा। मिथ बस्टर बन जाऊंगा आज मैं भाई साहब, तुम्हारे बहुत सारे मिथ तोड़ने का प्रयास करूंगा, है ना। तो ये इन सब चीजों को लेकर भी ये लेक्चर आज का जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो, जैसे मैंने बोला काइनेमेटिक्स, तो बेटा काइनेमेटिक्स को छोड़ करके मैं एक टर्म पकड़ता हूं, इसको कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। अब जो मैं लगभग 2-4 मिनट 5 मिनट बोलूंगा, ये जेईई एडवांस में कहीं नहीं पूछा जाएगा, नीट में कहीं नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये कि इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाता है चीज का, तो पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है। बेटा फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, इसे कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन की स्टडी के साथ जो डील करती है उसे कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। अभी हमारे लिए मैकेनिक्स जो है 11वीं के सिलेबस में लगभग हमारा 80-90% हिस्सा जो है ना, 90% हिस्सा में अगर बोलूं तो टू बी प्रिसाइज, वो मैकेनिक्स ही है। पूरा +1 का जो कोर्स है उसका 90% हिस्सा जो होगा ना, वो मैकेनिक्स हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल एकदम मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स पढ़नी है अपने को पूरी +1 में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैकेनिक्स के जानते हो मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है डायनेमिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है स्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक्स का मतलब क्या? जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट, है ना, जिसमें सिर्फ रेस्ट की बात करी जाए उसे स्टैटिक्स कहते हैं। अब रेस्ट की क्या ही बात कर लोगे, इसलिए स्टैटिक्स को कोई ज्यादा तौर पर पढ़ा भी नहीं जाता ज्यादा, है ना। अच्छा, एक बचा डायनेमिक्स और एक बचा काइनेमेटिक्स। तो जो डायनेमिक्स होता है ना, डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ऑब्वियसली मैकेनिक्स है तो स्टडी ऑफ मोशन की तो बात होगी, परंतु इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। तो मतलब कि डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच हुई मैकेनिक्स की जो मोशन के साथ तो डील करेगी, परंतु साथ साथ ये भी बताएगी कि मोशन आ क्यों रहा है। भाई बॉल पड़ी हुई थी, उस बॉल को आपने लात मार दी, घूंसा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फेंक दिया उठा करके, उसको बैट से मार दिया, क्या करा आपने उस बॉल के साथ जो कि उसका मोशन आया। इस सब बातों के साथ डील करती है डायनामिक्स, जो कि इंजीनियरिंग में आप लोग जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन बचता है, जो हमने आज से शुरू करना है, वो बचता है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच of mechanics which deals with the study of motion without taking into account the cause of motion। साला हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि मोशन क्यों आया। हमने बॉल को बैट से मारा भाई साहब, या उसको फेंक दिया उठा करके, या फिर उसको लात से मार दिया भाई साहब, कुछ भी कर दिया, किक मार दी उसके, मैंने फूंक से बॉल मारी, अपने को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मोशन क्यों आया है, मोशन आया है उसकी स्टडी करनी है, दैट्स ऑल। वी आर स्टिकिंग टू द काइनेमेटिक्स। मेरे को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोशन क्यों आया भाई साहब, है ना। जब फर्क पड़ने लग जाएगा तो मैं डायनेमिक्स में शिफ्ट हो जाऊंगा। कहां शिफ्ट हो जाऊंगा? डायनेमिक्स में शिफ्ट हो जाऊंगा। परंतु अभी मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? 110% एकदम पक्की बात है ना। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के साथ। अच्छा बेटा, काइनेमेटिक्स के साथ जब शुरुआत करी जाती है तो सबसे पहले बिल्कुल कॉमन टर्म की बात करूंगा। हो सकता है इन कॉमन टर्म्स में से कुछ ऐसी चीज निकल आए जो हमें पहले से नहीं पता था, तो आज पता चल जाएगी, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। सुनो मेरी बात, सुनो, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है आज का, एकदम ही बेसिक, कोई फालतू माथापोड़ी की बातें नहीं करूंगा आज मैं, एकदम बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, ओके। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया साहब। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें होंगी। अच्छा, यूनिट जो होती है ना इनकी, होती तो बेसिकली लेंथ ही है दोनों, तो यूनिट जो होती है इनकी वो होती है मीटर,
क्या होती है? मीटर। या तो मीटर बोल लो, किलोमीटर बोल लो, बहुत सारी यूनिट हो सकती है, ऐसा ही यूनिट मीटर होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। अब मीटर में नाप लो, अब डिपेंड करता है आप क्या नापना चाहते हो। मैं बोलूं कि मैं यहाँ रेवाड़ी में पढ़ा रहा हूं, रेवाड़ी हरियाणा में मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, और रेवाड़ी से लेकर दिल्ली तक की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है ना। अब जैसे ही मैं रेवाड़ी से रेवाड़ी और दिल्ली के बीच की दूरी नापने लगा तो ये मैंने 100 किलोमीटर बोला। ऐसा तो नहीं बोला कि मीटर में नापूंगा मैं, तो ऐसा बोला कि सेंटीमीटर में नापेंगे। वो जो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना, एक साला स्केल से नापते 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 दिल्ली पहुंच गया भाई साहब, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वो डिपेंड करता है कि क्या क्वांटिटी आप लोग नापने वाले हो, उसी के बेसिस पर आप लोग उसकी यूनिट है जो वो डिसाइड कर लेते हो। बात समझ आ रही? एंगस्ट्रॉम में तो नहीं नापोगे ना रेवाड़ी से दिल्ली के बीच। और भाई साहब एंगस्ट्रॉम पता है ना क्या होता है? इसमें एटॉमिक डिस्टेंसेस नापे जाते हैं। बोलो, बात समझ आ रही है? पक्का पक्का एकदम। बॉन्ड लेंथ नापी जाती है, याद करो, केमिस्ट्री में बताया गया होगा, है ना। तो ये बात हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो ए, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है मान लो बी, ठीक है। अब ए से बी तक जाने वाला जो रास्ता है ना, मैंने बोला ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, ठीक है। ऐसे जाते हो आप ए से बी तक। भाई सड़क ही ऐसी बनी हुई है, मैं क्या करूं? अब सड़क ऐसी बनी हुई है तो मैं क्या करूं? जाना ही पड़ेगा ऐसे, है कि नहीं। तो बेटा ए से बी तक जाने में ये जो पाथ है ना, इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है ना, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ, अच्छा जी, एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बहुत बढ़िया साहब, उसको हम लोग डिस्टेंस कह देते हैं, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है ना। और ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। भाई पाथ लेंथ तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी यार, है ना। तो ये हो गया भाई साहब, है ना, हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही होने वाली है, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। दो पॉइंट के बीच की दूरी, जो दो पॉइंट के बीच का जो पाथ होगा, क्या उसकी लेंथ कभी 0 हो सकती है? 0 तो नहीं हो सकती। क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या नेगेटिव ही नहीं हो सकती। तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। इसके अलावा ये बोला जाता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? वेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता? भाई साहब ये सारी की सारी जो चीज है ये मैं वेक्टर वाली सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुका हूं। तो अगर नहीं देखकर आ रखे रहोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वेक्टर का, बेटा जरूर देखना। काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वेक्टर नहीं आता ना, इसका मतलब तुम्हें काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं आएगा, तुम्हें तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर काइनेमेटिक्स देखने आए हो तो पहले पक्का अपन लोग वेक्टर वाली सीरीज देख करके आएंगे। ज्यादा बड़ी कोई सीरीज नहीं है, हम लोग एक दिन में उसे खत्म कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई 5-6 लेक्चर उसके अंदर होंगे, और 30-30, 35-35 मिनट के लेक्चर हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है। वो बहुत पुराना, जब मैंने शुरू किया था ना चैनल, तब की वो बनी हुई है ना, परंतु इफेक्टिव है, तो उसको देख करके आ जाना एक बार, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो दो पॉइंट ए और बी, उनके बीच की जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो कहलाएगा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, ए और बी से बीच अगर बेटा मैं ये देखूं कि शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, देखिए रही है ना, ए और बी के बीच का ये पाथ नहीं है, असलियत में ये रास्ता नहीं था, परंतु ए और बी के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है ना बेटा, इस शॉर्टेस्ट दूरी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया साहब, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट दूरी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। ये क्या कहा जाएगा? ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये निकला कि डिस्टेंस जो है ना वो पक्का डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा ही होगा, या तो बराबर हो सकता है। अच्छा, बराबर कब हो सकता है? सोच करके देखो, अगर मैं ये बोल देता कि ए और बी के बीच में जो रास्ता बना हुआ है, जो सड़क बनी हुई है, वो भी ऐसी ही है, वो भी ऐसी है, तो क्या डिस्टेंस भी यही रहा होता और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहा होता, है कि नहीं। तो या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जोर मार के या तो बराबर हो सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। बोल, बात समझ आ गई? अच्छा, ये बात भी हमें समय के साथ साथ समझ आ जाएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। अभी बताऊंगा, देखो कैसे कैसे होता है। हालांकि ये सब बातें तो 6ठी क्लास की बातें, 7वीं क्लास की बातें हमारे को सिखाई जाती है छोटी छोटी क्लासों में, परंतु मैं इन सारी चीजों को भी कवर करते हुए चलूंगा, कोई खास बात उसके अंदर नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, तो ये बात हो गई कि डिस्प्लेसमेंट क्या बोला गया? ऐसा बोल दिया गया कि जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा बराबर ही होगा, ये बराबर या बड़ा ही होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड से मेरा क्या मतलब है? अभी बोला ना मैंने कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है,
तो अपने को उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। अच्छा, नेगेटिव कब होता है? सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख। अगर मैंने बोला कि मान लो ये मेरी कोई नंबर लाइन है, ठीक है, और ये है मेरा ओरिजिन, ठीक है, मैंने बोला ये 1, ये 2, ये 3 ये -1, ये -2। तो बेटा अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो मान लो इस समय, है ना, मान लो अगर आप कहां खड़े हुए हो, आप ओरिजिन के ऊपर खड़े हुए हो, और अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर चलने लग जाओ तो हम लोग बोलेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है भाई साहब। और अगर ओरिजिन पर खड़े होकर के अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लग जाओ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर ये चल करके ये जो बालक है, जो भी है, मान लो बालक है या कोई भी सुंदर सी लड़की है, कोई भी, है ना, तुम समझ सकते हो ऐसे, हाँ तुम समझ लो तुम्हारी मैडम है, ऐसा समझ लो, है ना, ऐसा समझ लो कि तुम्हारी मैडम है। ओके, बहुत बढ़िया, हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। एक बार याद आ जाए तो फिर वापस आते हैं भाई साहब। आओ यहां सुनो, देखो अब मान लो हम लोग कहां खड़े हुए हैं, एक बार जीरो पर हम लोग ऐसे खड़े हुए हैं, और हम लोग सरक के, तुम्हारी मैडम मान लो सरक के, और भाई साहब यहां पर आ गई, तो तुम्हारी मैडम का जो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा -1 और मीटर। बोल, बात समझ आ गई? अब वो डिपेंड करता है क्या यूनिट है ना, अब मीटर में तो मीटर में, और कोई यूनिट है तो और कोई यूनिट। बोल, बात समझ आ गई? पक्का पक्का। परंतु अगर मैं बोलूं कि भैया बताओ डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस तो भाई साहब 1 यूनिट ही है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा कैसा ही रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। बोलो, बात समझ आ गई? एकदम पक्का पक्का। सोच लो क्या बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट भाई साहब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, मैं लिखकर भूल गया क्या, यहां पर लिख देता हूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई साहब। वेक्टर क्वांटिटी माने भाई साहब दिशा का भी ज्ञान देगी और मैग्नीट्यूड का भी ज्ञान देगी, कि मैं चला तो सही परंतु मैं किस दिशा में चला, उस बात का भी ज्ञान कौन देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। मैंने बोला कि मैं 5 मीटर चला, मैंने बोला मैं 5 मीटर चला, पर 5 मीटर किस दिशा में चला, इस बात का ज्ञान मुझे डिस्टेंस नहीं देगा, इस बात का ज्ञान मुझे कौन देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। कि भाई साहब 5 मीटर चला किस डायरेक्शन में, ईस्ट में चला, नॉर्थ में चला, वेस्ट में चला, साउथ में चला, आई कैप में चला, जे कैप में चला, कि आई कैप और जे कैप में चला, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में आप चले, और ये कौन देगा हमें? ये देगा हमें डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। डिस्टेंस मुझे सिर्फ मात्रा का ज्ञान कराता है, परंतु डिस्प्लेसमेंट मुझे उस मात्रा का ज्ञान कराता है, और साथ साथ किस दिशा में वो मात्रा ट्रेवल करी गई थी, इस बात का भी ज्ञान मुझे कौन कराता है? डिस्प्लेसमेंट कराता है। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? 110% एकदम। सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? एकदम पक्का पक्का है ना? चलो आ जाओ, इसका मस्सा ले लो एकदम स्क्रीनशॉट अच्छा सा, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, चलो अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जब तक आप देखो कि इस तरह से कोई चीज लिखी गई है तो समझना कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है ना। अगर बोले कि बताओ ये डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में से क्या है, आपसे पूछ ले, कोई क्वांटिटी लिख दी सामने x, y या z, और तुमसे पूछे कि बताओ ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो बेटा तुम ध्यान से देखो तो किसी प्रकार की डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं करी गई, कोई वेक्टर का तो निशान नहीं लगाया गया। तो इस समय ये जो है ना, ये क्वांटिटी, ये जो x है, ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है डिस्टेंस को। किसको दिखाता है? ये दिखाता है डिस्टेंस को। परंतु जैसे ही इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा दिया जाए, जैसे इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा दिया जाए, अब ये बताएगा किसको? अब ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को, है ना। फॉर एग्जांपल याद करो, तुम्हें वो पोजीशन वेक्टर याद होगा, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ाया था? ऐसे पढ़ाया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जानते हो इस प्रकार का जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या बताता है? ये हमें डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको बताता है? ये डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर ऊपर कोई निशान नहीं लगाया गया हो या इस तरह से लिखा गया हो कि वेक्टर लगा करके ऐसे मोड बना दिया हो, ठीक है, वेक्टर लगा करके क्या कर दिया हो, ऐसे मोड बना दिया हो, तो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की। और अगर ऊपर इस तरह से वेक्टर का निशान है तो हम लोग बात कर रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट की। इसमें कोई खास बात नहीं है। बात समझ आई ना? और सुन देख ध्यान से देख, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? स्पीड की और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, बेसिकली जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ये होता है लेंथ बाय टाइम, है ना। क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। तो अब यूनिट बहुत सारी दी जा सकती हैं, इस प्रकार से भी बोला जा सकता है स्टैंडर्ड के मीटर पर सेकंड बोल लो या किलोमीटर पर आवर बोल लो, जो भी तुम बोलना चाहो, है ना। वैसे ये दोनों जो है ये ज्यादा कन्वेंशनल है, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल आप लोग देखोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हुए ज्यादातर ये ली जाएंगे, या तो मीटर पर सेकंड या तो किलोमीटर पर आवर।
बात समझ आ गई ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया सी बात है ना? अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नॉर्मल सी बात है, स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना? अच्छा, जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पर लिखते हैं हम लोग उसे कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया साहब, वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हालांकि यूनिट जो होती है इनकी सेम ही होती है ना? यूनिट जो होती है इनकी सेम ही होती है। अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दो कि तुम्हारी गाड़ी में जब तुम ऐसे गाड़ी लेकर चलते हो तो सुई दिखाती है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर दिखाती है ना? वो क्या होता है? वो क्या दिखाती है? वो स्पीड दिखाती है कि वेलोसिटी दिखाती है? क्या दिखाता है? वो जो मीटर होता है उसका एक नाम होता है ना, क्या कहते हैं उसे? उस मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं भाई साहब, उसे वेलोसिटी मीटर नहीं कहते, है ना? अगर वो वेलोसिटी मीटर होता तो वो ये तो बताता कि 20 मीटर पर सेकंड, परंतु वो स्पीडोमीटर साथ साथ तुम्हें ये भी बता रहा होता कि मालिक 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहे हो आप। वो तुम्हें ये भी बता रहा था कि मालिक आप 30 मीटर पर सेकंड भाई साहब साउथ में जा रहे हो, परंतु ऐसा थोड़ी कुछ बताता है। वो तो बस यही बताता है 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। ऐसा बताता है कि नहीं बताता यार? पक्का किलोमीटर पर आवर जो भी तुम सोचना चाहो उसको ऐसे सोच लो यार, कोई खास बात नहीं है। परंतु समझने वाली बात यह है कि हमारी गाड़ी में जो लगा होता है वो स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें सिर्फ उसकी मात्रा का ज्ञान कराता है, उसकी डायरेक्शन का ज्ञान नहीं कराता। बात समझ आ गई ना? एकदम पक्का पक्का। तो वही बात है एकदम, स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जो वेलोसिटी वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई साहब, वेक्टर का लेना देना है सारा का सारा, डायरेक्शन का लेना देना है ना? याद करो, वेलोसिटी वेक्टर तुम्हें बताया था इस प्रकार से लिखा जाता है वेलोसिटी वेक्टर कि v वेक्टर इज इक्वल टू सम ऐसे देख, vx i कैप प्लस vy j कैप और प्लस vz k कैप। बोल, बात समझ आ गई? vx से मेरा क्या मतलब है? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है। vy से मेरा क्या मतलब है? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है। vz से क्या मतलब है? कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो z डायरेक्शन में है। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का पक्का। याद करो, वेक्टर में तुमको ऐसे मैंने रिजॉल्व करना भी सिखा रखा है। सिखा रखा है नहीं सिखा रखा? अगर मैं इस प्रकार से बोल दूं कि मान लो ये मेरी कोई एक्स एक्सिस है ना, और अगर मैं बोल दूं कि मान लो ये मेरी कोई वाई एक्सिस है, और मैंने बोला कि मान लो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है और बोला गया कि उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और मैंने बोला कि यहां से मान लो एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का। मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तू सोच करके देख बेटा। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ जो आएगा वो होगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये मत बताना कि तुम ये मत बोलना कि तुम्हें ये सब नहीं आता है, ये सब मैं पहले बता चुका हूं यार, बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? और 37 डिग्री और 53 डिग्री के ऊपर तो मैं पहले ही बहुत अच्छी चर्चा कर चुका हूं ना? एकदम पक्की बात है ना? ले मैं फिर से बता देता हूं, अगर ऐसी कोई बात है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो बेटा, अगर इस तरह से मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ओके, मैं बोलूं कि मान लो ये साइड मेरी 4 मीटर है, ये साइड मेरी 3 मीटर है, या मीटर से मेरा अभी कोई लेना देना है भी नहीं, ये 4 है, ये 3 है, तो मुझे पता है कि पक्का पक्का ये जो साइड होगी ये 5 होगी कि नहीं होगी? पाइथागोरस से होगी, है ना? अच्छा, ये वाला एंगल तो 90 होता है, हम सबको पता है, पर शायद हमें ये एंगल नहीं पता कि बेटा जानते हो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है 53 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है 37 डिग्री। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का पक्का। ये सब हमें पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए भाई साहब, तभी काम बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? अच्छा, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो, और वेक्टर के कंपोनेंट तो मुझे तोड़ने आते ही हैं पक्का पक्का, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो एक्स एक्सिस में कौन सा टूटेगा? एक्स एक्सिस में 10 का cos 37, है ना? एक्स एक्सिस में 10 का cos 37, मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट आने वाला है ना इसका, ये जो होगा ये होगा 10 का cos 37, है ना? 10 का cos 37, और इस तरफ में जो जाएगा वो क्या होगा? 10 का sin 37। ये बात है ना, 10 का sin 37, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली ट्रायंगल देख करके क्या मैं sin 37 और cos 37 की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। मुझे पता है कि ये ट्रायंगल देख के ही मुझे पता चल रहा है कि जो cos 37 है, cos 37 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 4/5, और sin 37 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 3/5, है ना? तो ये जो कंपोनेंट आ गया, ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखना चाहिए था। कैसे लिखना चाहिए था? कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप, है ना? इस तरह से आप लोग लिखते हो वेलोसिटी वेक्टर को। बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का।
अब तुम्हें क्या पता है सही है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देख लो, देखो मैग्नीट्यूड कितना आता है, सुनो सुनो सुनो, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर द रूट, देखो 8 8 64 प्लस 6 छंगे 36, तो ये कितना आ गया, अंडर द रूट 100, और ये कितना आ गया भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड। क्या इतना ही आ रहा था, क्या इतना ही आ रहा था सन्नाटो? उसे मैंने कंपोनेंट में ब्रेक करके वेक्टर बना दिया था, वेक्टर से वापस से मैग्नीट्यूड निकाल करके तुझे दिखाया, देख दोनों करा दी, पहले कैलकुलेशन कराई, कैलकुलेशन का रिवर्स भी करा दिया, देख बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का पक्का। परंतु ये बात वही बच्चा समझ पाएगा जो वेक्टर वाली वीडियो देख करके आ रहा होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं बेटा, काइनेमेटिक्स अगर पढ़ना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, भाई साहब बहुत बढ़िया ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ पाएंगे, और नहीं तो भाई साहब कुछ समझ नहीं आने वाला। भाई साहब मास्टर क्या करा रहा है, भाई साहब मास्टर पढ़ा करके यहां पर चला जाएगा, और भाई साहब तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? एकदम पक्का, सोच ले, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज सिखाई जाती है छोटी क्लासों में कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्जन कराया जाता है, समझते हैं ना हम लोग, है ना। और डायमेंशन एनालिसिस में तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है प्लस 1 में, है ना। अच्छा, ये बात तुम्हें बेसिक सी पता होगी, देख किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, सुनो किलोमीटर का मतलब क्या है, 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर, और एक आवर, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सर हमें घंटा कुछ नहीं पता, अरे एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं भाई साहब, 3600 सेकंड, है ना। देखो 2 जिलों ने 2 जिलों को माल दिया, ओके, ये क्या हुआ, बोलो, अरे बोलो सन्नाटो, कितना आ गया ये, 2 से काट दो उसको, तो 2 पंजे 10, ये आ गया 18, 18 दूनी 36, है ना। तो भाई साहब मुझे पता आया, मुझे पता चला कि किलोमीटर पर आवर को अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो बात समझ आ गई? मतलब कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? एकदम सही करा गया, किलोमीटर पर आवर, 1000 मीटर, 3600 सेकंड। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? एकदम पक्का पक्का। तो ये चर्चा हो गई हमारी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर था, बीच में अपने को दिया गया था, है ना। अपन ने देखो उसको वेक्टर फॉर्म में बना करके लिखा, और वापस से तुम्हें देखो वैल्यू भी निकाल करके दिखाई, देख मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मैग्नीट्यूड इसका अभी भी उतना ही आता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एकदम पक्का पक्का, सोच ले, 110% भाई साहब, मम्मी कसम खा करके नीचे कमेंट में बताना है कि भाई साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम ढंग से, है ना। वेक्टर पर देख के आओगे तो समझ आएगा भाई साहब, नहीं तो नहीं समझ आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर। एकदम बोल बात समझ आ रही है ना, पक्का, है ना। चलो आ जाओ, सुनो इसका मस्सा ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, चलो अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करता हूं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है बेटा। ये जो 2 क्वांटिटीज का मैंने इस्तेमाल किया, 2 टर्म्स का मैंने इस्तेमाल किया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। जानते हो ये चीजें तुम लोग फिजिक्स में बहुत जगह देखोगे। अभी तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद में बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एवरेज मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग बोलेंगे एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये 2 ऐसी टर्म्स हैं जो फिजिक्स में आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाली भाई साहब 2 साल, है ना। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज ही एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का एक बहुत बढ़िया सा मतलब आज आप लोगों को क्लियर करके मैं दे दूं, ताकि भविष्य में जब हम इस तरह की बात करें कभी दोबारा से किसी और टर्म में, जब हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हमें दोबारा से भाई कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसलिए आज समझा रहा हूं, बहुत बड़े ढंग से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूं, बहुत बड़े ढंग से फोकस करके उसको सुनना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो आ जाओ सुनो। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी ढंग से सुनो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो सुनो, तो बेटा बढ़िया ढंग से मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं तुम्हें कि क्या डेफिनेशन होती है, उसके बाद समझाऊंगा, बहुत बड़े ढंग से मैं समझाऊंगा, तो टेंशन मत ले एकदम, है ना। सुन देख ध्यान से। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड बोला गया कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम, ठीक है। ऐसा बोला गया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, कितना टाइम लिया और कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड कर दिया, ठीक है। ये बोला गया, क्या ये बोला गया एवरेज स्पीड। क्या बोला गया? एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहां रेवाड़ी में ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मान लो कि मुझे यहां से जयपुर जाना है, तो जयपुर यहां से नाना करके भी लगभग 400 किलोमीटर दूर है भाई साहब। तो अगर मैंने बोला कि मान लो मुझे रेवाड़ी से और यहां से और मुझे जाना है जयपुर, अच्छा पक्का स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाऊंगा ना, पता चले रेवाड़ी से जयपुर सर ऐसे तो नहीं जाने वाला ना,
पक्का पक्का एकदम सोच ले, है ना भाई। रोड कहीं पे ऐसे घूमेगा, कहीं ऐसे घूमेगा, कहीं ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा भाई साहब। तो ये एवरेज, ये मुझे एक बात बताओ, जो 400 किलोमीटर मैंने बोला, ये रेवाड़ी से और जयपुर के बीच का डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? तो बोल डिस्टेंस है कि नहीं भाई साहब? डिस्टेंस है ना, क्योंकि रोड बीच में घूमा भी होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, पक्का पक्का है कि नहीं। अरे सुनो, मैं गरीब मास्टर भाई साहब, हवाई जहाज से तो जाने से राके भाई साहब ये कुपा साला पहुंच गया एकदम स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं है ना। अब मेरी बात सुन, ध्यान से रहे। तो मैंने बोला कि मान लो रेवाड़ी से और जयपुर के बीच का, है ना, मैं लिख देता हूं ऐसे, सुनो। मैंने बोला कि मैं रेवाड़ी से जयपुर जाना चाहता हूं, और रेवाड़ी से और जयपुर के बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने बोला ना करके भी भाई साहब 400 किलोमीटर तो है। ठीक है, ओके, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि मान लो मुझे रेवाड़ी से और जयपुर जाने में, मैंने बोला मान लो मुझे 10 घंटे लग गए। कितने लग गए? 10 घंटे लग गए। 10 घंटे भाई साहब, 10 आवर्स। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी एवरेज स्पीड कितनी आई? मेरी जो एवरेज स्पीड जो आई वो आई कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 40 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया, बच्चा सीख गया। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? 40 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? कि हर 1 घंटे में मैंने 40 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी है। इस 40 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? कि जब मैं रेवाड़ी से जयपुर जा रहा था तो मैंने हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी है। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो मैं गाड़ी में बैठा, हालांकि मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो गाड़ी वाड़ी नहीं है, अपन तो बैलगाड़ी में चलते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लोग ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास कोई तो आर्बिट्ररी गाड़ी है भाई साहब, है ना, उस गाड़ी के अंदर मैं बैठा ऐसे, ठीक है, और गाड़ी के अंदर बैठ करके वो जो एक्सेलरेट होता है नीचे, उस रेस वाला जो बटन होता है, अपना रेस वाला जो पेडल होता है, उस रेस वाले पेडल के ऊपर भाई साहब मैंने एक ईंट रख दी, ईंट, ठीक है, और भाई साहब गियर वेयर को ऐसे सेट करा कि भाई साहब ईंट ऐसे रख दी। अब वो सुई है ना, मेरी स्पीडोमीटर की सुई, खूब साला 40, एकदम 40, वहीं पर 40 ऐसे रखी हुई, अटकी हुई है। तो ना तो मेरी गाड़ी की रफ्तार अब बढ़ रही है, ना मेरी गाड़ी की रफ्तार घट रही है, वो लगातार 40 बनी हुई है 10 घंटों तक। कब तक? 10 घंटों तक भाई साहब। अब 10 घंटों तक भाई साहब मेरी गाड़ी की रफ्तार लगातार 40 बनी हुई है। अब भाई साहब आगे कुछ भी आ जाए, पेड़, पहाड़, अंकल, आंटी, रेडी वाला आ जाए, बुड्ढा आ जाए, भाई साहब सबको उड़ा देना मैंने, पर मैंने रुकना नहीं भाई साहब। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मैंने मेंटेन करनी है। मेरी सुई वहां से ऐसे नहीं होनी चाहिए, मेरी सुई ऐसे रहनी चाहिए। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। तो ये उस चीज का, पर मुझे एक बात बता, क्या ये कोई प्रैक्टिकल चीज है क्या? ऐसा रहा होगा क्या ऐसे 40 किलोमीटर पर आवर? मैंने बोला कि भाई साहब मुझे रेवाड़ी से जयपुर जाना है, 10 घंटे में पहुंचना था, 400 किलोमीटर की दूरी थी, तो एवरेज है 400 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। तो ये कोई प्रैक्टिकल बात है क्या? ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। असलियत में क्या हुआ होगा? असलियत में ऐसा हुआ होगा कि यार ये जो 400 किलोमीटर की दूरी है, अच्छी खासी दूरी है कि नहीं? तुम बताओ पहले तो। बहुत अच्छी खासी दूरी है ना? हाँ, ऐसा है। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि कहीं कहीं पर मुझे ट्रैफिक लाइट भी मिल गई होगी, एकदम लाल बटन दिखा होगा, तो मुझे मेरी गाड़ी रोकनी भी पड़ गई होगी, और साला रोकनी पड़ गई यार। कभी कभी हो सकता है कि कोई बहुत सुंदर सी लड़की कोई मेरे बराबर में से निकल रही हो और मेरी आंख घूमे भाई साहब, तो क्या मेरी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी मंदी हो गई होगी? हाँ, हो गई। तुम्हारी होती कि नहीं होती भाई साहब? लड़के नहीं हो तुम भाई साहब, है ना? होती कि नहीं होती तुम्हारी? मेरी तो होती है, तुम्हारा नहीं पता मुझे, मेरी तो हो जाती है भाई साहब। तो मैंने देखा, मैंने अच्छा मेरी मन ठुकी नहीं गाड़ी, पता चला ठुक गई गाड़ी, है ना? ऐसे देखा मैंने, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया साहब। हो सकता है मैं रास्ते में चाय पानी के लिए रुक गया हूँ, हाँ हो सकता है ऐसे, मैं चाय पी ले रुक सकता हूँ भाई साहब। 400 किलोमीटर की दूरी है, मैं रास्ते में खाना खाने के लिए भी रुक सकता था, हाँ मैं रुक गया भाई साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहीं कहीं पर रोड बिल्कुल जब सीधा दिखा होगा, बहुत शानदार रोड जब मुझे दिखा होगा, तो क्या मैंने गाड़ी खींच दी होगी क्या अचानक से? क्या 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी आ गई होगी गाड़ी में, है ना? तो मैं क्या देख रहा हूं कि समय के साथ साथ मेरी जो गाड़ी की जो रफ्तार है वो लगातार भाई साहब ऐसे 40 पर रुकी हुई नहीं है भाई साहब। वो कभी ज्यादा भी हो रही है, कभी कम भी हो रही है, कभी ज्यादा भी हो रही है, कभी कम भी, कभी 100 भी चली गई, कभी 102 भी चली गई, 110 भी चली गई, 120 भी चली गई, कभी ट्रैफिक लाइट मिल गई तो भाई साहब रुकना भी पड़ गया वहां पर। समय तो फिर भी बीत रहा था, समय तो फिर भी बीत रहा। समय को भाई साहब आप नहीं रोक सकते, उसको तो कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, परमात्मा जाने उसको तो कैसे रोकते हैं, हम तो नहीं रोक सकते समय को। समय तो चलता जा रहा है, तो समय तो चलता जा रहा है, परंतु मेरी गाड़ी तो रुक गई भाई साहब 0 किलोमीटर पर आवर पर। मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ, गाड़ी तो रुक गई भाई साहब। कोई तो कन्या जाती थी साइड में से, मेरी गाड़ी तो रुक गई भाई साहब। स्लो हो गई कि नहीं हो गई? पर समय लगातार बीता जा रहा है भाई साहब, लगातार बीता जा रहा है। हाँ ठीक है भाई साहब। इसका मतलब कि ये कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है, मेरी गाड़ी की रफ्तार कभी ज्यादा थी, कभी कम थी, कभी ज्यादा थी, कभी कम थी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, समझना मेरी बात को, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर समय पर, मान लो कि मैं सुबह, मान लो 6 बजे मैं निकल गया जयपुर, है ना, बड़ी गर्मी और में सुबह निकल गया हम लोग, है ना, 6 बजे मैं गाड़ी लेकर के निकल गया, और भाई साहब मैंने देखा मेरी घड़ी में 7 बज रहे हैं, 7:02 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। जैसे ही मैंने देखा मेरी घड़ी में 7:02 हो रहे हैं, उस समय मैंने गाड़ी के स्पीडोमीटर पर देखा, अच्छा
भाई साहब मैंने मेरी घड़ी पर देखा कि 7:02 उस समय मैंने स्पीडोमीटर पर देखा, अच्छा 100 किलोमीटर पर आवर। तो 7:02 पर मेरी गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये 7:02 पर होने वाली गाड़ी की इंस्टेंटेनियस रफ्तार थी। हाँ, ये बात कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो रफ्तार होगी हमारे व्हीकल की, हमारे गाड़ी की, वो कही जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल। बोलो बात समझ आई? मैं लिखता हूं यहां पर, बिल्कुल परेशान मत हो तू एकदम, है ना। सुन देख ध्यान से देख, इंस्टेंटेनियस, मैं से INST लिख देता हूं तो तुम समझ जाना उसको, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, मैं बार बार बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छा साहब बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोला गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड अच्छे से लिखते हैं, द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर instant of time is said to be instantaneous speed। ओके, किसी पर्टिकुलर समय पर, भाई मैंने घड़ी में देखा कि 7:02 हो रहे हैं, उस समय स्पीडोमीटर पर देखा, तो वो जो रफ्तार है उस समय बिल्कुल एग्जैक्ट उस समय वो कहलाएगी गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, एवरेज रफ्तार तो इतनी है भाई, आपने रेवाड़ी से जयपुर जाने में भाई साहब 10 घंटे लगा दिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी गाड़ी की जो एवरेज रफ्तार है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है। परंतु ये वास्तविकता से भाई साहब बहुत दूर की बात है। वास्तविक चीज ऐसी नहीं है, कहीं पर मेरी गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल जीरो हो गई थी, कहीं बहुत तेज हो गई थी, कहीं बिल्कुल जीरो हो गई थी, कहीं बहुत तेज हो गई थी। भाई साहब वो पर्टिकुलर रफ्तार पर्टिकुलर टाइम पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, जो जो रफ्तारें मिल रही थी, जो जो पॉइंट्स मिल रहे थे, वो कहलाए मेरे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोल बात समझ आ गई? एकदम पक्का सोच ले। अब जानते हो बेटा, ये जो एवरेज स्पीड होती है ना और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इनमें कुछ तो एक रिलेशन होता है, कुछ प्यारी सी बात होती है। प्यारी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं, उससे पहले हम लोग इसको लिख देते। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मुझे इसे लिखना पड़ जाता तो कैसे कहते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि मान लो शुरू में जिस पॉइंट पर आप खड़े हुए थे, ए पॉइंट पर, मैंने बोला कि आपका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो x1 था। आपका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो था क्या था, x1 था। उस समय आपकी घड़ी में T1 बज रहे थे, उस समय आपकी घड़ी में T1 बज रहे थे। रेवाड़ी की बात कर रहा हूं, आप जयपुर में पहुंच गए, उस समय जयपुर में आपके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो x2 हो गए और इस समय आपकी घड़ी में T2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? T2 बज रहे हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2 माइनस x1, कितना हुआ, x2 माइनस x1। तो वो डिस्प्लेसमेंट है उसका टोटल कितना है, x2 माइनस x1। और कितना समय लग गया, समय लग गया भाई साहब T2 माइनस T1, है ना। तो ये x2 माइनस x1 इज नथिंग बट द चेंज इन x, चेंज इन x। बोल बात समझ आ रही, चेंज इन पोजीशन ना, बोल बात समझ आई कि नहीं, है ना। और ये T2 माइनस T1 क्या है, दिस इज द चेंज इन टाइम, है ना, ये रहा। तो आप इस प्रकार से एवरेज स्पीड को दिखाते हो, ठीक है, डेल्टा x बाय डेल्टा टी। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं? एकदम पक्का पक्का सोच ले, कोई परेशानी तो नहीं है मन के अंदर। अब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनना, एकदम बहुत बड़ी ढंग से मैं तुम्हें एक स्टोरी की तरफ लेकर के चलता हूं। मैं से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगा ताकि तुम्हें एकदम अच्छा सा रिलेशन से समझ आ जाए। बढ़िया कि यार, हाँ यार सही, एकदम सर बिल्कुल भाई सही बात कर रहे हैं एकदम यार, है ना। अब मेरी बात सुन, बिल्कुल आराम से कायदे से चलते एकदम, है ना। सुन मेरी बात। अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई, हमें जाना है रेवाड़ी से और जयपुर। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, रेवाड़ी से जयपुर जाना था, बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं सुबह 6 बजे निकल गया, मैं सुबह 6 बजे 6 इन द मॉर्निंग मैं निकल गया। और बिल्कुल सेम डेटा है भाई साहब, 400 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी थी, है ना। 400 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी थी, 10 घंटे में ट्रेवल करी। तो मुझे एक बात बताओ, 6 बजे जब मैं निकला था तो मैं कितने बजे पहुंचाऊंगा रात को? बोलो 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 बोलो, 6 से 6 12 तो वो हो गए, 6 शाम को 12 हो गए ना। तो मैं 4 बजे पहुंचा, इसका मतलब है ना। मैं कितने बजे पहुंचा? 4 बजे पहुंचा। मैं 4 बजे पहुंचा शाम को। अच्छा, कितने बजे भी पहुंचा क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो मैं 4 बजे शाम को यहां से पहुंचा, 4 बजे पहुंच गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, बहुत बढ़िया, बात समझ आ रही है अपने को। अब इस पूरी जर्नी के दौरान मेरी जो रफ्तार रही, एवरेज रफ्तार रही 40 किलोमीटर पर आवर, है ना भाई। देखो ध्यान से देखो, 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी थी और 10 घंटे में ट्रेवल करनी थी। तो जो एवरेज रफ्तार रही होगी वो रही अपनी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। परंतु इसका मतलब तो ये निकलता है
कि हर एक घंटे में जो हमने दूरी ट्रेवल करी वो 40 किलोमीटर है। और ये बात तो जो वास्तविकता से बहुत दूर है, मुझे खुद को भी पता है, ये बात तो भाई बिल्कुल सही नहीं है। हर एक पॉइंट पर मेरी कुछ ना कुछ रफ्तारें अलग 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 रही होंगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात बताना, जरा सुन के बताना ढंग से। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि सुबह 6 बजे तो चलो ठीक है मैं निकल गया था, इस समय मान लो मेरी रफ्तार मान लो कुछ भी रही होगी, मान लो मैं तो कहता हूं मान लो 40 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 7 बजे, मैंने बोला एग्जैक्ट 7 बजे, सुबह के 7 बज गए हैं, गाड़ी चलाते हुए मुझे 1 घंटा हो गया है, नींद आने लगी है, चाय पीने के लिए रुकूंगा मैं थोड़ी देर में, अभी नहीं रुका हूं, रुक जाओ। तो सुबह 7 बजे अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मेरी गाड़ी की रफ्तार कितनी है, तो क्या वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी या कम होगी या ज्यादा होगी या कुछ भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, तुम बताओ। हाँ वो कुछ भी हो सकती है भाई, हमें क्या पता। आप 7 बजे क्या कर रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था, आपने किसको जाते हुए देखा था, या सामने चाय की टपरी दिख गई थी, या रोड सामने खाली मिल गया था, हमें क्या पता क्या हो रहा था 7 बजे, तुम कैसे बताएं। हाँ मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है ना। तो 40 किलोमीटर पर आवर यहां पर रफ्तार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना जरा ध्यान से, कि 7 बजे एग्जैक्ट मैंने बोला कि मेरी गाड़ी मान लो यहां थी, है ना, और 7:10 पर, 7:10 पर सुनना, 7:10 पर भाई साहब यहां पहुंच गई, ठीक है, 7:10 पर यहां पहुंच गई पक्का पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 7 बजे मेरी गाड़ी यहां थी और 7:10 पर मेरी गाड़ी यहां पर पहुंच गई, और इन 10 मिनटों में मैंने बोला कि मान लो मैंने 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी, 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी, एक बात तो तुम पक्का पक्का शॉर्ट ये बात बोल सकते हो कि पक्का पक्का सर इन 10 मिनटों में रुके हुए तो नहीं थे। अबे रुके होता तो 1 किलोमीटर की दूरी कैसे ट्रेवल करता मैं, बोल बात समझ आएगी नहीं, एकदम पक्का पक्का सोच लो। बहुत बढ़िया साहब, तो मतलब कि इस 10 मिनट के दौरान मैं पक्का पक्का रुका हुआ तो नहीं था, मेरी गाड़ी पक्का पक्का चल रही थी भाई साहब। मैंने कहा ये बात है ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, तो देखो 7 बजे से लेकर और 7:10 तक, देखो ध्यान से देखो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 1 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब कि 1/6 ऑफ एन आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी थी, मतलब स्पीड कितनी थी, स्पीड देखो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब कि 1/6 ऑफ एन आवर, है ना, तो ये आ गया 1/6, तो 6 आया, तो वैसा रफ्तार कितनी हुई 6 किलोमीटर पर आवर मात्र, है ना। मतलब कि 7 बजे से लेकर और 7:10 के बीच में मेरी गाड़ी की जो रफ्तार रही वो कितनी रही, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एवरेज कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और 7 बजे से और 7:10 तक मेरी गाड़ी की रफ्तार कितनी रही, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर तुम्हें कोई ये बोले कि भाई तुम ये बात बताओ कि 7 बजे सर की गाड़ी की रफ्तार या मेरी गाड़ी की रफ्तार मान लो कितनी थी, तो भाई साहब 7 बजे, बिल्कुल 7 बजे एकदम, तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब 40 किलोमीटर तो पक्का पक्का नहीं थी, 6, 7, 8, 10 कुछ तो रही होगी। देख और प्रिसाइज करते हैं इसको, है ना, और प्रिसाइज करते हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात, बहुत बड़े ढंग से सुनते हैं, मजा आएगा अपने को बिल्कुल। अच्छा सोच, इस वाली दूरी को ना अपन 1 की बजाय 10 से ले लेते हैं मान लो, है ना, और अच्छा लगेगा, इसको 10 से ले लेते हैं, तो ये 10 होते ही, ये 10 होते ही भाई साहब, ये 10 होते ही, ये हो गया 10 और ये हो गई 60, है ना, ये हो गई कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब कि 7 बजे से लेकर 7:10 तक मेरी गाड़ी की जो दूरी ट्रेवल हुई कितनी हुई, 10 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो 7 बजे नहीं, 7 बजे से लेकर 7:10 तक नहीं, मैं बोलूं 7 बजे से लेकर और 7:01 तक, 7 बजे से लेकर 7:01 तक। सुनो मैंने बोला कि मान लो मैंने दूरी ट्रेवल कर ली, मान लो, सोचना मेरी बात, ध्यान सोचना, मैंने बोला मैंने दूरी ट्रेवल कर ली मान लो 1 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम फिर से ये बात को बहुत ध्यान से कह सकते हो कि 7 बजे से लेकर और 7:01 तक सर की गाड़ी पक्का पक्का रेस्ट पर नहीं थी, वो चल रही थी, क्योंकि उस 1 मिनट में सर की गाड़ी ने भाई साहब 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी, तो इसका मतलब कि पक्का पक्का भाई साहब गाड़ी चल तो नहीं, मतलब रुक तो नहीं रही थी, पक्का पक्का चल रही थी। मैंने कहा हाँ अच्छा, तो तुम बताओ इस समय रफ्तार कितनी रही होगी, इस समय जो रफ्तार रही होगी भाई साहब, रफ्तार क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है भाई साहब 1 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, और टाइम कितना 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कि 1/60 ऑफ एन आवर, है ना, तो भाई साहब ये कितना हो गया 1/60, इसका मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसका मतलब कि 7 बजे से लेकर और 7:01 तक जो गाड़ी की रफ्तार थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब तू मुझे एक बात बता, अगर मैं तुझे बोलूं कि तुझे एग्जैक्ट 7 मिनट पर अगर तुझे बताने की गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, तू क्या बोलेगा, 40 थी या 60 थी, तू क्या बोलेगा 40 थी या 60 थी, 40 थी 60 बोलेंगे भाई साहब, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है कि नहीं। तो तू ध्यान से देख बेटा, बहुत ध्यान से देख,
जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम को छोटा करता चला जा रहा हूं, पहले मैंने बात करी आपके साथ 10 मिनट की, ठीक है, फिर मैंने बात करी आपके साथ 1 मिनट की, तो कहे तो मैं तेरे साथ बात कर सकता हूं 0.1 मिनट की, है ना, 0.1 की मिनट की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 0.1 मिनट वाली रीडिंग ज्यादा अच्छी होगी, 1 मिनट वाली, 10 मिनट वाली? 0.1 वाली, है ना। जो जैसे जैसे हम लोग टाइम को छोटा करते चले जा रहे हैं, टाइम फ्रेम को छोटा करते चले जा रहे हैं, उसे बांधते चले जा रहे हैं, भाई साहब एवरेज रफ्तार जो है वो किस में रिड्यूस हो जा रही है? एवरेज रफ्तार रिड्यूस हो जा रही है इंस्टेंटेनियस रफ्तार के अंदर। हाँ, ये बात है। इसका मतलब कि जैसे जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि टाइम फ्रेम को छोटा करते चले जाते हैं, जो एवरेज रफ्तार है वही क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस रफ्तार बन जाती है। ये स्टोरी सुनाने के पीछे मेरा तुमको बस यही बताने का मोटिव था कि तुमको चीज थोड़ी सी दिमाग में क्लियर हो जाए। ये स्टोरी नहीं भी सुनाता तो कोई खास बात नहीं थी, मैं फॉर्मल लिखता और उससे तुम्हारे सारे सवाल हो भी जाते, बिल्कुल 1% भी तुम्हारा एक भी सवाल नहीं अटकता, परंतु थोड़ी सी फील आ जाए एक बार चीज की, है ना, इसलिए कहानी अपने को सुनाई गई। क्या कहानी सुनाई गई कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम को छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, उसी हिसाब से जो एवरेज वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में बदल जाती है ना। एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू में बदल जाती है कब? जब टाइम फ्रेम कैसा हो जाए? छोटा हो जाए। बोलो, बात समझ आ गई? एकदम पक्का पक्का सोच लो, है ना। तो क्या लिखा गया? इस प्रकार से लिखा गया। मैं कहां लिखूं, मेरे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है, मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं। सुनो क्या बोला मैं ये बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, क्या लिखा गया? देखो ध्यान से देखो, कि जब टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो जाए उस समय जो एवरेज रफ्तार है यही क्या हो जाती है? इंस्टेंटेनियस रफ्तार हो जाती है। टाइम फ्रेम छोटा होने का क्या मतलब है कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, मतलब जीरो के आसपास, टेंडिंग टू जीरो हो जाए बिल्कुल एकदम। तो ये जो एवरेज रफ्तार है ये क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस रफ्तार हो जाएगी। तो ये लिखा मैंने, देखो मैथमेटिकली लिखने का तरीका सुनना, देखो ध्यान से देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये आप किताबों में लिखा हुआ देखेंगे। जहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया होता, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास करा। देखो ध्यान से देखो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि जो डेल्टा टी है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा हो गया टाइम फ्रेम, बहुत छोटा, भाई साहब उस समय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो एवरेज रफ्तार है वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रफ्तार। बोल, तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई भाई साहब? 110% सोच ले। और ये जो लिमिट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ना, इसी को भाई साहब एक हथियार अपने को दे दिया गया, डिफरेंशिएशन जो अपन सीख के आए हैं, इसी को कह दिया जाता है dx बाय dt। क्या कह दिया जाता है? dx बाय dt। तो भाई साहब अगर आप लिखोगे कभी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसका मतलब आप बात कर रहे हो एवरेज रफ्तार की। किसकी बात कर रहे हो? एवरेज रफ्तार की। और अगर आप लिखोगे dx बाय dt, इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी? इंस्टेंटेनियस रफ्तार की। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलवाए तो क्या कर दें? dx बाय dt। एवरेज स्पीड निकलवाए तो क्या कर दें? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और कोई खास बात उसके अंदर नहीं है, कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है भाई साहब। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये पूरी की पूरी चर्चा से अगर मुझे कुछ सीखना चाहिए तो मुझे सिर्फ एक लाइन सीखनी चाहिए, और वो एक लाइन ये होनी चाहिए कि जो एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब टाइम फ्रेम बहुत छोटा सा हो जाता है। एवरेज स्पीड जो होती है उसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से दिखाया जाता है, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसको dx बाय dt से दिखाया जाता है, बस। और मुझे कुछ फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मुझे इतनी सी बात समझ आती है तो बस हो गई अपनी तो बल्ले बल्ले। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का सोच लो। अब जैसे जैसे मैंने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखी, इसी प्रकार से मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकता हूं, है ना। देखो मैं तुम्हें फटाफट से एक बार एक बोर्ड के ऊपर मैं तुम्हें इसे बांध करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार इसका मस्त तो ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आ जाओ, देखो सुनो, अब इन फॉर्मूले को मैं एक साथ सारे के सारे लिख देता हूं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में उसको एकदम अच्छे से क्रम में उसको नोट कर पाए, है ना। सुनो, देखो क्या बोला था मैं ये बोला था कि जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड वो ये है, क्या है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। बोल, बात समझ आ गई, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और फिर क्या बोला कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है? वो ये है, क्या? के लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कि जो एवरेज स्पीड होती है वही क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है जब टाइम फ्रेम कैसा हो जाए? छोटा हो जाए। ऐसा ही बोला था कि कुछ और बोला था, है ना। और सुनो, देखो अब इसको टीप टीप के एकदम चीटिंग कर करके अगर मैं वेलोसिटी के लिए भी लिखना चाहूं तो मुझे इस प्रकार से लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी, कि जो एवरेज वेलोसिटी रही होगी वो क्या रही होगी? वो रही होगी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया।
और यही एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब टाइम फ्रेम कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। देखो सुनो, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगी वो ये रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा तुम बोलो, वो हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा तुम बोलो, डेल्टा एस वेक्टर और डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी। और सुनो देखो, इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को बोल दिया जाता है dx बाय dt। क्या बोल दिया जाता है, dx बाय dt। और इसी को क्या बोल दिया जाएगा, इसी को बोल दिया जाएगा ds वेक्टर और बाय dt। आई होप अपने को इतनी सी बातें समझ आ गई होंगी। आई है कि नहीं आई, सोच लो, एकदम पक्का पक्का 110%। बाकी मेन जो बात दिमाग में होनी चाहिए वो तो यही होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बस इतनी सी बात है ना। और एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है जब टाइम फ्रेम कैसा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, बस ये बात है ना। अगर एवरेज स्पीड पूछी हो तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी हो तो डी एक्स बाय डी टी, बस बात खत्म, नॉर्मल सी बात है ना। अच्छा देखो, एक सिंपल सा सवाल अगर मुझे तुमसे करवाना हो, हालांकि सिंपल तो नहीं है, उतना सिंपल भी नहीं है और उतना कोई टफ भी नहीं है तो सिंपल सही है ना। सुन मेरी बात, सुन, ध्यान से रही। तुमको बोला गया, क्या बोला गया, इस प्रकार से बोला गया कि एक बेटा सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, ओए ऐसी सेमी सर्कुलर आर्क है, ओके। और ऐसा बोल दिया गया कि मान लो इसकी जो रेडियस है ना, बोल दिया गया मान लो r है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, फिर बोला गया कि इसके अंदर ना, यहां पर अपन ने एक बीड फंसा रखा है, बीड समझते हो ना, मोती, ठीक है। ये कोई ऐसे वायर थी जिसको अपन ने सेमी सर्कुलर आर्क में मोड़ दिया, और यहां पर अपने पास एक मोती, और बोल दिया गया कि इस मोती की जो स्पीड है ना वो ऑलवेज कांस्टेंट है वो, और वो है v मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है वो, ठीक है, v मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, स्पीड है, ठीक है। और तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी जब वो इस ए पॉइंट से और यहां बी पॉइंट पर पहुंच गया हो, ठीक है। क्या बोल दिया गया, बोल दिया गया कि फाइंड आउट, सवाल बहुत आसान है, कर सकते हो तुम लोग, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बीड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। चलो, मैं तो कहता हूं कि वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो स्टॉप कर दो ईमानदारी से, यहां पर मम्मी के सामने भाई साहब स्टॉप करना है एकदम अच्छे से, है ना, करो। दिल का दरिया बह ही गया, मेरा बड़ा मन करता है गाना वाना गाने का यार, आजकल तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। करो करो करो। इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। लेक्चर के बीच में ही गा लो, इससे अच्छा तो, है ना। आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, चलो, आई होप तुमने करा होगा बिल्कुल अच्छे से, है ना। अच्छा मेरी बात सुन, अपने को बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है अपने को, है ना। अपने को क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी। और भाई मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है एवरेज वेलोसिटी का, मुझे तो सिर्फ इतना सा पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मैंने कहा ठीक भाई, अपन तो इतनी सी बात जानते हैं, इसके अलावा तो अपन कुछ भी जानते नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मुझे साफ साफ नजर आया कि जब ए से बी के बीच में गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो पक्का ये रहा होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, 2r। भाई शॉर्टेस्ट दूरी दो पॉइंट के बीच की, वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है यार, है ना। तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो मुझे नजर आया, कितना था वो तो 2r था। मैंने कहा ठीक भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, 2r था। परंतु अभी भी इस टोटल टाइम के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार जितने टाइम में ये बीड इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता यहां तक पहुंचा है, तो सोच जितनी दूरी में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, जितने टाइम में, क्या उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल हुआ है। हाँ यार बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है यार, बिल्कुल सही बात है कि ए से बी तक, देख बीड ऐसे कहता, ऐसे कहता कि नहीं कहता, तो ए से बी तक जाने में
जो डिस्टेंस ट्रेवल किया भीड़ ने उसमें कुछ समय तो लगा, और वो वही समय है जो समय उसे ए से बी तक के डिस्प्लेसमेंट के बीच में लगा है। तो अगर ये वाला समय मैं निकाल दूंगा तो ये समय ही इस समय के बराबर होने वाला है भाई साहब, है कि नहीं यार? जितने समय में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उतने ही समय में तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। अब सोच करके देख, तुझे ये डिस्टेंस भी पता है कि नहीं पता है? पूरा होता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो पाई आर है, आधा है तो पाई आर है। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो है पाई आर, डिस्टेंस तो है पाई आर, और ये स्पीड कितनी है? स्पीड तो है v, तो टाइम तो निकाला जा सकता है कि नहीं यार? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखो, गौर से सुनो दुनिया वालों, देखो ध्यान से देखो। तो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? पाई आर। मैंने कहा बहुत अच्छा, पाई आर, और बाय टाइम वही तो मुझे निकालना है। तो टाइम आ गया यहां से कितना? पाई आर बाय वी। कितना आ गया भाई साहब? पाई आर बाय वी। तो आ जाओ उसको पुट कर दो टाइम को, बस हो गया मेरा काम, है ना? तो कितना आया? पाई और साथ में आर और ऊपर आया वी। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देख, तो आर ने आर को मार दिया, तो जो एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 2v बाय पाई, है ना? कितनी आ गई? 2v बाय पाई। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो टफ लगा गया सवाल? बिल्कुल आसान था ना, बस समय निकालने का खेल था, ये जानने का खेल था कि जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उतना ही टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल हुआ है। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी, छोटा सा इलस्ट्रेशन भी समझ आ गया होगा, है ना? अब बहुत सारे सवाल में एवरेज रफ्तार के, एवरेज स्पीड के अभी आपको कराऊंगा, एवरेज वेलोसिटी के आपको कराऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम तो बस कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ कि भाई साहब अब अपनी बारी आ गई। अब तक चल रही थी सर की बारी, अब है हमारी बारी, है ना? तो सवाल करना है, और मेरे सॉल्व करने से पहले भाई साहब नीचे आंसर कमेंट करना है कि देखो सर आपके सॉल्व करने से पहले सर मैंने सॉल्व कर दिया था भाई साहब, तब मजा आएगा, नहीं तो मजा आने वाला नहीं है ना? चलो आ जाओ, इसको मस्त सा तो ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो, एक जानते हो तुम इसमें ना घड़ी वाले सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छा घड़ी वाले सवाल किस प्रकार के? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। देखो इस तरह से सवाल अपने को बोला गया कि मान लो ये अपनी दीवार घड़ी है। दीवार घड़ी समझते हो ना? अरे समझते हो कि नहीं समझते हो? दीवार घड़ी वो जो दीवार पर लगी रहती है सन्नाटों, है ना? ऐसे दीवार घड़ी है मैंने बोला, ठीक है? और मैंने क्या बोला कि मान लो जो दीवार घड़ी है ना, इसकी जो रेडियस है, मैंने बोला मान लो यह रेडियस। अच्छा सुनो मुझे एक बात बताओ, जो दीवार घड़ी होती है उसमें कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती है ना, 3 नीडल्स होती हैं। एक तो बताती है मिनट बताती है, एक अपने को क्या बताती है? सेकंड बताती है, एक अपने को आर बताती है। तो जो सबसे बड़ी वाली जो सुई होती है वो सबसे बड़ी वाली सुई कौन सी होती है? आर वाली होती है ना शायद, है ना? कि मिनट वाली होती है? अरे सबसे बड़ी जो सुई होती है वो सेकंड वाली होती है कि नहीं? उससे छोटी मिनट वाली होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है? आर वाली होती है। बोल बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो सेकंड वाली सुई होती है वो कितनी देर में रोटेशन पूरा कर लेती है? कितनी देर में कर लेती है? एक पूरा मिनट लगाती है उसको रोटेशन करने के अंदर। बोलो लगाती है कि लगाती? मतलब कि 60 सेकंड में पूरा घूम जाती है। वो घूम जाती है कि नहीं घूम जाती? जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से देखना। तुम्हें बोला गया कि इस क्लॉक का ये जो सेकंड्स हैंड है ना, तुमको बोला गया कि मान लो ये सेकंड्स हैंड है, ठीक है? ये सेकंड्स हैंड है, और सेकंड्स हैंड जो है ना इसकी तुमको मान लो लंबाई दे दी गई, और लंबाई दे दी गई मान लो 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? ये सेकंड हैंड है। इसका सेकंड हैंड मतलब ये पुरानी वाली नहीं है, कई समय सेकंड हैंड है मतलब ये तो अच्छा लोकल वाली है, पुरानी है। सेकंड हैंड का मतलब नहीं, सेकंड हैंड का क्या मतलब है कि सेकंड्स हैंड, इस क्लॉक का सेकंड्स हैंड। तुमको बोल दिया गया कि वो 20 सेंटीमीटर है उसकी। मैंने कहा ठीक है, लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? तुम्हें बोला गया कि इनिशियल पोजीशन उसकी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? और तुम्हें पता है क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड and average velocity of seconds hand of this clock in 15 सेकेंड, ठीक है? बोला गया कि मान लो t इज इक्वल टू 0 पर यहां से शुरुआत हुई है, ठीक है? और तुम्हें बोला गया कि समय बीतता जा रहा है और बीतता जा रहा है भाई साहब, ये चलती जा रही है घड़ी, है ना? सुई चलते रहे, और बोला 15 सेकंड में भाई साहब कितनी तो एवरेज वेलोसिटी हो गई और कितनी एवरेज स्पीड हो गई। दोनों की दोनों बातें आपसे पूछी गई, है ना? मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो, देखना बड़ा आनंद आएगा। अगर सॉल्व हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा, और नहीं सॉल्व आया तो कुछ ना कुछ सीख पाओगे, प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी, ठीक है ना? चलो वीडियो को ईमानदारी से स्टॉप करना, तुम्हारे पर मम्मी का समय बता रहा हूं, स्क्रीन से बाहर निकल के गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? चलो वीडियो को एक बार स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, फिर मैंने तो करवा ही देना है। चलो भाई
हम लोग गाना कंटिन्यू करते हैं। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत। हो गया ना? हो गया होगा अब तक तो, इतना ही टाइम लगना था इसमें, छोटा है सवाल तो कुछ भी खास नहीं है उसके अंदर। हो गया ना? पक्का? चल अरे सुन देख, मेरी बात सुन देख, ध्यान से देख। अच्छा भाई 15 सेकंड में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सेकंड हैंड होता है वो पूरा रोटेशन होने में कितना समय लेता है? 60 सेकंड है ना? 60 सेकंड में पूरा रोटेट करके चला जाता है। अच्छा मतलब 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमता है, यही तो मतलब हुआ ना कहने का? हाँ यही मतलब हुआ बिल्कुल एकदम, है ना? कि सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा सेकंड हैंड की बात करी हमने, तो 1 मिनट बाद वो पूरा वापस आपको यही मिलता है ना? तो इसका मतलब कि 60 सेकंड में पूरा एक रोटेशन ले लेता है ना? इसका मतलब कि 60 सेकंड में भाई साहब 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। अच्छा 360 डिग्री, इसका मतलब कि 1 सेकंड में कितना रोटेट कर जाता है? 1 सेकंड में 360 बाय 60 सेकंड रोटेट कर जाता है। बोल बात समझ आ गई? इसका मतलब कि 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री रोटेट करता है। तो भाई साहब 15 सेकंड में कितना रोटेट करेगा तू बता? 15 सेकंड में कितना रोटेट करेगा भाई साहब? 15 छिके 90, मतलब कि 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा भाई साहब। कितना रोटेट कर जाएगा? 90 डिग्री 15 सेकंड में रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब कि अभी अगर यहां है ना, तो 15 सेकंड बाद पक्का पक्का ये ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है ना? पक्का पक्का, तभी तो 90 डिग्री का रोटेशन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा यार? नॉर्मल सी बात है एकदम, सोच ले, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये भी 20 सेंटीमीटर पहले मतलब कि यहां पर था, ये टिप जो था ना, टिप जो था, टिप ऑफ द नीडल की बात हो रही है। मेरे को अच्छा बोलना भी चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड, है ना? मुझे यहां पर बोल देना चाहिए ऑफ टिप ऑफ द सेकंड, और ऐसा बोलना चाहिए वेलोसिटी ऑफ, ऐसा बोल देता हूं, ऑफ टिप ऑफ द सेकंड हैंड। मैंने कहा ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। तो पहले जो टिप था वो यहां पर था, और अब वो जो टिप है वो यहां पर है। तो मुझे एक बात बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या यही वो डिस्प्लेसमेंट है? हाँ यही वो डिस्प्लेसमेंट है। सोच करके देखो, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना आया? 20√2, है ना? अरे पाइथागोरस तो लगानी आती है ना? ये 20, ये 20, तो ये कितना? 20√2। बहुत बढ़िया साहब, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, समय आ गया, एवरेज रफ्तार आ गई, है ना? सुनो आ जाओ, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी बेसिकली, है ना? पहले एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20√2 बाय टोटल टाइम कितना है? 15 सेकेंड। 5 या 15, 5 चौके 20, 4√2 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब बात करते हैं किसकी? एवरेज स्पीड की। अच्छा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। है डिस्टेंस, तू सोच करके देख। तो ए से बी तक जब ये घड़ी आई, ये सुई जब आई, तो क्या सुई ऐसे आई थी स्ट्रेट लाइन में? उई ऐसा थोड़ी आई थी भाई साहब, सुई ऐसे आई थी घूमती हुई, ऐसे आई थी कि नहीं? अरे यार हाँ तो बोलो, ऐसे आई थी ना? ऐसे आई थी, ऐसे आई थी, गोल घूमता घूमता आई थी ना गोल। तो जो एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो ये ब्लैक लाइन नहीं, वो ये येलो लाइन नहीं है, वो भाई साहब ये है, ये ब्लू लाइन है। जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो ये है, वो डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? तो सोच करके देख, अगर पूरा होता तो क्या 2πr होता, और ये 2πr का चौथा हिस्सा है ना? ये क्या है? 2πr का चौथा हिस्सा है ना? तो 2πr और बाय 1/4 है ना? 2πr बाय 1/4, तो 2πr बाय 1/4 नहीं, 2πr इंटू 1/4 है ना? तो 2πr बाय 4 मतलब के πr/2, मतलब के πr/2, वही तो हमारा डिस्टेंस है ना? आ जाओ सुनो, तो हो गई बात अपनी, है ना? अब क्या निकालने वाले हैं? एवरेज स्पीड निकालने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? टोटल तो चाहिए डिस्टेंस, टोटल तो चाहिए डिस्टेंस, और नीचे चाहिए टोटल टाइम, और टोटल टाइम तो मेरे पास पहले से दिया गया है ना? टोटल डिस्टेंस कितना है भाई साहब? वो है πr/2, पाई इंटू आर, आर 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 आर, ये रहा यार। सुनो देखो यहां से देखो, πr/2 और इंटू टाइम, टाइम कितना लगा था? 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, 2 एकम 2, इसने इसको मार दिया, 5 या 15, 5 दूनी 10। ओके, तो एवरेज स्पीड आ गई है ना? सुनो
एवरेज स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई 2 पाई और बाय 3, है ना, ये आ गई भाई साहब एवरेज स्पीड। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे कुछ गलती ना करियो, क्योंकि अभी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, सामने बच्चा होता है तो बता देते हैं, मास्टर तूने गलती करी रे, सही कर साला इसको सही कर। यहाँ पर तो कैमरा ये तो बता भी नहीं सकता, ये तो निर्जीव वस्तु भाई साहब, जैसा मैं बोलूंगा वैसा रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, सुनो जो भी है, आई होप तुमको कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा यार, है ना, कि घड़ी वाले प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा लेवल उठा करके भी मैं तुमको 2-4 सवाल बता देता हूँ, कोई खास बात नहीं है ना। फिर जैसा भी होगा प्रभु इच्छा तब तक हो जाएगी रिकॉर्डिंग, है ना, कोई खास बात नहीं है। सुनो, तो आई होप मेरे को इतना समझ आया होगा। मैं और सवाल तुमको दिखाता हूँ कि देखो और भी सवाल इस तरह से बनाए जा सकते हैं ना। सुनो, आ जाओ, चलो इसका मस्त सा तो ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद चर्चा को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ बेटा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ और इसके अलावा मैं तुम्हें एक अच्छी सी टेक्निक बताता हूं जिससे कि क्लॉक प्रॉब्लम चाहे कैसे भी आ जाए, कितने भी टफ आ जाए, भाई साहब हर एक सवाल तुमसे बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जरा ध्यान से देखो, सुनो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक तो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल पहले जैसा, और करके मुझे कमेंट में बताना कि सर देखो ये आंसर आ रहा है सर हमारा, है ना। सुनो, देखो ध्यान से देखो, बोला गया कि ये क्लॉक है, ओके, और भाई साहब ये उसका सेकंड्स हैंड है, और सेकंड्स हैंड की जो लंबाई है वो है मान लो 10 सेंटीमीटर, ओके। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है, ओके, और इस समय वो यहां पर मौजूद है, ठीक है, इस समय वो यहां पर मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पता है तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। और ऑब्वियसली टिप की ही बात हो रही है ना, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द नीडल, ऑफ द टिप ऑफ द नीडल, या हैंड बोलो, ऑफ द टिप ऑफ द हैंड, जो भी तुम बोलना चाहो, है ना। और ये हो गया तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, ओके। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओगे भाई साहब, बिल्कुल एकदम, है ना। नहीं बताया तो देखो मैं ये समझूंगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई साहब, आते हो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके टाइम पास करके चले जाते हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल एकदम, है ना। सवाल का जवाब देना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और बढ़िया सी बात बताता हूं, जिससे भाई साहब तुम्हारे पास कैसा भी सवाल होगा ना, कोई भी उल जुलूल भी एंगल फंस जाए, जैसे पिछले सवाल में तो 90 फंस रहा था, तुम देखना इसमें 60 आ जाएगा, है ना। तो तुम लोग देखो कि बहुत आराम से अपना काम हो रहा है, 60 आ जाए, मैं तो कहता हूँ 30 आए, 40 आए, 50 आए, 45 आए, तुम हर बार कर पाओगे इस सवाल को, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें 2 चीजें बताता हूं, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। एक तो होता है कंसेप्ट ऑफ सर्कल, अब इसे खुद से देखना कि सवालों में कैसे लगाना है, ठीक है। सुनो, कंसेप्ट ऑफ सर्कल में हम लोग ये बात बताया करते हैं कि मान लो अगर ये सर्कल है ना, और मैं बोला कि मान लो r रेडियस है, और अगर आपका पार्टिकल शुरू में मान लो यहां पर मौजूद है a पॉइंट पर, और चलते 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 b पॉइंट पर आ गया, और मैंने बोला अगर थीटा रोटेट कर गया, तो अब ध्यान से देखो, तो यही तो वो आर्क की लंबाई है ना जो इस पार्टिकल ने ट्रेवल करी है ना, यही तो है वो आर्क की लंबाई जो इस पार्टिकल ने ट्रेवल करी है, इसको कहते हैं आर्क, ठीक है, इसको कहते हैं आर्क, है ना। तो बेटा जानते हो ये जो थीटा होता है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। थीटा क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, और ये जो थीटा होता है ये रेडियन में दिया जाता है। ये सब बातें इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुमसे सवाल बन जाए भाई साहब, ठीक है। ये रेडियन में लिया जाता है, मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, है ना। डिग्री में मत ले लेना, कहीं 90 लिख दो यहां पर कि आर्क इज इक्वल टू आर इंटू 90 डिग्री, भाई साहब आंसर गलत हो जाएगा उससे, ठीक है। इसको रेडियन में लिखना, रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो ना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, हमें पता होना चाहिए बात कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। मतलब कि 180 डिग्री का जो मतलब होता है वो होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का कितना मतलब हो जाएगा, 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो मतलब कि 60 डिग्री का कितना मतलब हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60, तो पाई बाय 3, मतलब कि 60 डिग्री को पाई बाय 3 भी कहते हैं, बोल बात समझ आएगी नहीं। 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी कहते हैं, हाँ ना बोलो भाई साहब। 30 डिग्री को पाई बाय 6 भी बोलते हैं, अरे यार हाँ ना तो बोलो। 45 डिग्री को पाई बाय 4 भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, है ना। यहां पर पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, और मतलब कि बेसिकली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाता है। अब सोच करके देख, ये जो आर्क है यही तो तेरा डिस्टेंस है जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो, तो है ना। घड़ी वाले सवाल हो और उसमें अगर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ जाए किसी भी उल जलूल एंगल के लिए, तो भाई साहब इसका इस्तेमाल करके बोलो निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे। और डिस्टेंस निकल गया तो स्पीड निकल गई, इसीलिए बताया तुझे भाई साहब ताकि तू एवरेज स्पीड निकाल पाए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, और डिस्टेंस क्या है, ये आर्क है। आर्क के लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए, थीटा चाहे कैसा ही उल जलूल हो उसको बस रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद भाई साहब आर्क लेंथ यहां से आ जाएगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहां से स्पीड का चक्कर हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। भाई साहब बहुत बड़ी चर्चा है ये, एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की अच्छी खासी चर्चा है ना। एक वीडियो में तो मैं इसे कवर भी नहीं करूंगा। अगली वाली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपके साथ टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी की तो बात करूंगा ही करूंगा, साथ साथ में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कुछ और अच्छे सवाल में कवर करूंगा, ठीक है? नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बच्चा दिखता भी नहीं उसको, अरे भाई बहुत पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है ये, इतना तो मेरे को पढ़ना ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं, जा भड़ में जा मास्टर, मैं नहीं कर रहा। तो इतना बड़ा हम लोग नहीं करेंगे ताकि किसी बच्चे का दिल ना टूट जा रहे भाई साहब कितना बड़ा कर दिया इसने, है ना। सुन मेरी बात, सुन ध्यान से, देखा जा, सुन एक और मैं तुम्हें बताता हूं। तो ये हमें क्यों बताया गया? ये हमें इसलिए बताया गया ताकि हम लोग क्या निकाल पाए, ये आर्क निकाल पाए, और आर्क निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, डिस्टेंस निकाल पाएंगे, वही तो एक ही बात है ना। और डिस्टेंस निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? एवरेज स्पीड। अच्छा एक एवरेज वेलोसिटी भी थी ना, देख उसका भी मैं तुझे चक्कर बताता हूं, देख ध्यान से सुन, देख आ जाओ। अब ये चीज उसको समझ आएगी जो बच्चा वेक्टर वाली वीडियो देखकर क्या रखा है, नहीं तो भाई साहब कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। सुनो मेरी बात, आ जाओ सुनो। मैंने बोला कि मान लो ये हो गया हमारा सर्कल, ओके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, है ना। मैंने बोला कि चलो मान लो शुरू में जो हैंड था, नीडल का जो हैंड था वो यहां पर था, मान लो नीडल का हैंड नहीं, मतलब क्लॉक का हैंड बेसिकली, है ना, सेकंड हैंड, मान लो वो यहां पर था, ठीक है। और मैंने बोला थोड़े टाइम के बाद मूव करके मान लो यहां आ गया, है ना, यहां आ गया मान लो, ठीक है, यहां आ गया, और थीटा मूव कर चुका है ये, ठीक है। मान लो आर इसकी लंबाई है, ठीक है, आर इसकी लंबाई है, थीटा मूव कर चुका है, तो पक्का आर्क लेंथ तो मुझे समझ आती है। ये जो ब्लू वाली है ना, ये जो ब्लू वाली है ये आर्क लेंथ है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो मुझे पक्का समझ आता है, थीटा इंटू आर, वहां पर थीटा होना चाहिए रेडियन में। तो डिस्टेंस तो निकल गया, स्पीड तो निकल गई, अब बात रह गई वेलोसिटी की, और वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब तू सोच करके देख, तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा ये है ना, किसी और पेन से बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ओए ये है ना डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालू यार, ये गड़बड़ हो गई। अब देख सुन, कुछ भी गड़बड़ नहीं, मैं बताता हूं, सुन ध्यान से देख बेटा। क्या करो आप, इस पॉइंट से ना, ये जो लाइन है ना, ग्रीन लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ करी अभी, जो ग्रीन लाइन है, जो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, देखो जो कर्व्ड वाली लाइन है वो डिस्टेंस है, कर्व्ड वाली लाइन क्या है, डिस्टेंस है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो है डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट से वो जो स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट, आप उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बिठा दो। क्या बिठा दो, एक परपेंडिकुलर बिठा दो। अब देखना कि वो जो परपेंडिकुलर बैठेगा ना, वो पक्का इस एंगल के बाइसेक्टर से गुजरेगा। वो पक्का कहां से गुजरेगा, इस एंगल के बाइसेक्टर से गुजरेगा। अच्छा इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये है θ/2, और ये वाला भी जो एंगल है वो है कितना, θ/2। बोल बात समझ आ गई, एकदम पक्का सोच ले। अब तू ध्यान से देख, तुझे आर भी पता है, तू देख ध्यान से देख, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन गई एक, है ना, ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। बोल बात समझ आई कि नहीं आई है ना, पक्का। अब सोच करके देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये θ/2 एंगल है, ये आर हाइपोटेन्यूज है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका बेस है, और ये जो ग्रीन लाइन है इसका परपेंडिकुलर है। अब सोच करके देखो, आपको हाइपोटेन्यूज तो पता है, आपको परपेंडिकुलर बताना है, क्या हम साइन थीटा लगा सकते हैं, और यहां पर θ/2 है, तो बेसिकली साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, हाँ ना बोलो। तो वहां से हम लोग p निकाल पाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई, ये लंबाई ये कितनी है, ये है r sin θ/2, r sin θ/2, और यहां से यहां तक की भी सिमिलरली ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी r sin θ/2। कितनी हो जाएगी, r sin θ/2। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो भाई साहब जो डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट, मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं, ये पॉइंट है मान लो A और ये पॉइंट है मान लो B, तो A और B के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो है 2r और साथ में sin θ/2, 2r और साथ में sin θ/2। अब ये चीज भाई साहब अगर हमें कंपोनेंट तोड़ने आते तो बहुत आसान हो जाता। सोच, ये r है ना, तो ये r का cos θ/2 और ये r का sin θ/2, और ये आपस में पैरेलल में, तो ये भी r का sin θ/2, तो ये भी r का sin θ/2, तो भाई साहब r का sin θ/2, और सिमिलरली ये भी r का sin θ/2, तो ये कितना हो गया, 2r का sin θ/2। बोल बात समझ आई कि नहीं आई भाई साहब। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो इतना है, कितना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क कितना है, थीटा इंटू रेडियस, वेयर थीटा विल बी इन रेडियन। बोल बात समझ आ गई। तो डिस्टेंस की बात हो गई, तो वेलोसिटी की बात हो गई, स्पीड की बात हो गई, और अगर वेलोसिटी की बात करनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए, जो कि कितना हो गया, 2r sin θ/2। अब सोच करके देख, अगर 60 डिग्री रोटेट करा होता तो θ/2 30 आता, तो वैसे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 2r sin 30। अरे हाँ ना, तो बोल बात समझ आएगी नहीं आई, पक्का मैं तो 30 रोटेट करा होता, तो अगर 30 रोटेट करा होता तो भाई साहब θ/2 कितना था, 15 आता, तो वैसे कितना आ जाता, 2r sin 15। क्या हो गया, बिल्कुल सॉल्व, उसमें कोई खास बात नहीं।
तो कैसे भी उल जरूल वैल्यू आ जाए मैं तो सॉल्व करके उसको लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरे कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड है, अगर मैथमेटिक्स पर मेरी थोड़ी थोड़ी पकड़ है, तो भाई साहब मेरा काम तो हो जाएगा। बोल बात समझ आ गई? पक्का पक्का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, नहीं तो आज मुझे तुम्हारे साथ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन की भी बात करनी थी। उसमें बच्चों के ऐसे बहम हो जाते हैं, वो बहम भी मुझे दूर करने। हालांकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में बहुत सारे सवाल मेरे को और कराने हैं, जो कि अगली वीडियो जो कि कल ही आ जाएगी। बिल्कुल, अब तो अपन रेगुलर चल रहे हैं, एकदम मस्त मजे में, है ना। तो उसमें मैं तुमको कवर कराऊंगा बहुत और सारे नए नए सवाल तो नहीं, स्टैंडर्ड सवाल जो होते हैं। नए सवाल तो क्या ऊपर भाई साहब ब्रह्मा जी से थोड़ी लिखवा के लाएंगे, जो अच्छी अच्छी किताबें इरडोव है, एचसी वर्मा है कि नहीं, उनसे सवाल उठाएंगे, सिंगेस से सवाल उठाएंगे, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया एकदम रिनाउंड कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग का मटेरियल हम लोग सॉल्व करेंगे। वहीं से तो सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर के जेईई के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के मेंस के, एडवांस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, वहीं से तो सवाल आते हैं। वो सारे सवाल भी मैं इसमें कवर करा दूंगा, कोई खास बात नहीं है। बाकी मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज का जो मैंने पढ़ाया है ना, बिल्कुल शुरू में तो एकदम बेसिक था, और आखिरी में चर्चा जो 2-4 सवाल कराए गए अपने को काफी अच्छी हो गई। तो अगर ये अपने को समझ आया है, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड बन गया है। 2-3 बातें ही करी है मैंने तुम्हारे साथ। एक तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट क्या होता है, कैसे एक से एक में रिड्यूस हो जाता है, और बाद में एक कंसेप्ट ऑफ सर्कल तुमको बताया, और इस तरह के सवाल तुमको, घड़ी वाले सवाल मैंने तुमको कराए। ये सब बातें आज अपने को बताई गई। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का। अगर समझ आ गई हो तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि भाई साहब समझ आया है कि नहीं आया, और लगे कि कंटेंट अगर वैल्यूएबल है तो अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना कि देखो ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे सवाल होते हैं, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए भाई साहब कि ऐसे सवाल होते हैं, तो अपने को भी करने आने चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैं ऐसी आशा करता हूं मेरे को समझ आए, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।